बीएसपी हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। जनता बताएगी कि बीएसपी कितने वोट से जीतेगी, बोले आकाश आनंद। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज अपने प्रत्याशी के समर्थन में अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ के आगरा रोड स्थित कलश फार्म में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए जमकर तंज कसे हैं। आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और भाजपा पर तंज कसते हुए पहले महंगाई बढ़ाकर फिर उस पर 2-4 रुपए कम कर जनता की वाहवाही लूटना बताया है। उन्होंने भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को महज दिखावा बताया और बसपा सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हर एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। यह जनता बताएगी कि बीएसपी कितने वोट से जीत रही है। राष्ट्रीय नेता हमारी बड़ी बहन, उनसे हमको मिलवाया गया। उन्होंने हमसे एक ही प्रश्न किया था कि बंटी, डर कर बैठ तो नहीं जाओगे? तो हमने कहा बहन जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपके छोटे भाई को झुका नहीं सकती, दबा नहीं सकती। तो बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बोले तो जाओ इलेक्शन लड़ लो। उसके बाद जो भाई साहब, मैं बस एक मिनट आपको संज्ञान में दे रहा हूं। उसके बाद जो चंडीगढ़ की फिरक प्रस्थित ताकतों ने जो नए नए गुल फैलाए हैं, मैं बस केवल उसका 2 मिनट बखान करना चाहता हूं। टिकट मिलते ही बोले जाएगी ना, टिकट मिल गई, पर्चा न भर पाएगा, पर्चा भर गो, बोले बी फॉर्म नहीं मिलेगा और बी फॉर्म नहीं मिलेगा। अब जाकर पर्चा हम चुनाव आयोग से कैंसिल करवा देंगे। तो पहली लड़ाई मैंने बहन जी के आशीर्वाद से 8 तारीख को जीती। मेरा पर्चा भी भरा गया, मेरा पर्चा कबूल भी हुआ और मुझे 8 तारीख को चुनाव चिन्ह हाथी पर सवार होकर मैं चुनावी समर में उतर पड़ा। और जैसे ही मैं चुनाव चिन्ह लेकर निकला तो दूसरे विरोधी प्रत्याशी का, जो पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद है, उसका एक प्रतिनिधि मुझे मिल गया। मैंने उससे कहा कि भाई बता देना अपने प्रत्याशी को, अब के नवरात्रे में मैया हाथी पर सवार होकर आई है और शेर पर सवार होकर जाएगी। बता देना, अब तुम उसका भाई जो है चुनाव चिन्ह हाथी पर चुनाव लड़ रहा है, मैं दिखा देना। उसके बाद आप सब लोगों को प्यार और आशीर्वाद से मुझे इतना आशीर्वाद मिला, मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं रात में 10-10 बजे तक मुझे लोग गांव-गांव, गली-गली घुमा रहे हैं और इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब लोगों के बीच में दिखाई देता है। मैं केवल आप लोगों को बस इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि समय बहुत कम मिला है। आप लोग एक मेरा परिवार का साथी अपने आप को बंटी पात्र समझकर अगर इस इलेक्शन में उतर कर रहा है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूं, उन्होंने ऐसी डुगडुगी बजाई है ऊपर बैठ के, और मोहना बंसी वाले ने चुनाव सुदर्शन और बाबा साहब ने देखा पूरा फूल बरसा के आशीर्वाद। और मैया का, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जो लोग मुझसे परिचित है, मेरे अभी भी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और आज मैं 14 दिन व्रत रह आप लोगों के मध्य में इतनी ऊर्जा के साथ लगा हुआ है। तो ये उस जगतजननी माता रानी का मुझे आशीर्वाद है। मेरा पहला नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कोई मतभेद, कोई मनभेद हम लोगों को जुदा नहीं कर सकता है। ये मौका पर अच्छी ताकतें आपके बीच बीच में आएंगी, वर्ग लाएंगी कि वो ये है, वो ये है, वो ये है, लेकिन अभी तक आपके छोटे भाई के दामन पर आपको 8 दिन हुए इलेक्शन लड़ते लड़ते एक दाग की छींक ली, वो मेरे कुर्सी पर नहीं लगा पाए हैं। ये आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद के कारण है। मैं अपनी इसी विनम्र अनुरोध के साथ कि आप लोग मुझे, साथियों, मेरा माइक शायद कम देर से शुरू हुआ,
तो मैं एक बारी और अपनी पूरी ताकत से जय भीम करता हूं। पर इस बारी वहां पीछे बैठे सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आपको वहां से जय भीम यहां तक आना चाहिए। तो जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं यहां मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी युवा साथी, आप जो आज इतनी देर से इतनी गर्मी में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें सुनने आए हैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज की ये जनसभा को एक अच्छे तरीके से, एक तौर तरीके से करने के लिए हमारे सभी यहाँ छोटे बड़े पदाधिकारी कार्यकर्तागण जो आज यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं यहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, DS4, BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने जीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से जारी रखा और राजनीतिक ऊर्जा देने का काम किया है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनसे प्रभावित होकर इस BSP मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा तहे दिल से निभाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया है, परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज्यादा स्कूल, आज 65% से ज्यादा स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जहां पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए टीचर्स नहीं है, जहां पर डिजिटल इंडिया के नाम पर स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है, तो वहां पर कहां से बढ़ेगा इंडिया, कहां से पढ़ेगा इंडिया। साथियों, रही बात दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, वो है रोजगार की। हमारे यहाँ पे कितने युवा साथी हैं जो आज पिछले कई सालों से बेरोजगार घूम रहे हैं? एक बार हाथ उठाकर बताइए साथियों। आधा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। साथियों, ये यहाँ का नहीं पूरे देश का हाल है। बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, आप जानते हैं बेरोजगारी एक ऑप्शन नहीं है, ये किसी सरकार की मजबूरी नहीं है कि अपने युवा को बेरोजगार रखे। ये उसकी मन की बात है जो वो हमें मुंह से नहीं बता रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। साथियों,
कोई भी सरकार अगर चाहे तो अपने यहां पर लाखों नौकरियां दे सकती है। और इस सरकार के पास भी पिछले 10 साल से 10 लाख की बैकलॉग नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हैं। आज तक इन्होंने भरने की कोई कोशिश नहीं करी। साथियों, ये वही सरकार है जिसने 2014 में आप सभी को वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, परंतु आज भी वो 2 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, जो पिछले 10 साल से 10 लाख नौकरियां बैकलॉग की खाली है वो भी भरने का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। चाहे साथियों, आए दिन इनकी सरकार चलते हुए हमें नई नई हेडलाइंस देखने को मिलती हैं। इनमें से एक बहुत जरूरी हेडलाइन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी जिसमें लिखा कि 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स ने क्लास 4 की नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया। आप सब तो जानते होंगे कि क्लास 4 की नौकरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगती है। 10वीं 12वीं पास। जिस जॉब के लिए अगर 10वीं पास का सर्टिफिकेट चाहिए, वहां पे अगर पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई करेंगे तो कहां से मिलेगी नौकरी। साथियों, जब आपके बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, जब आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे, तो ये आपका पेट कैसे भरेंगे, ये आपका ध्यान कैसे भटकाएंगे। इन्होंने एक नई स्कीम निकाली है, इन्होंने निकाली फ्री राशन की स्कीम। अब आप बताइए साथियों, क्या 2014 में इस भारत की जनता ने इन्हें सत्ता में इसलिए डाला था कि ये 10 साल बाद हमारे सभी लोगों को, हमारे सभी समाज के लोगों को मुफ्त में राशन के लाके खड़ा कर दें। क्या हमारा समाज इतना काबिल नहीं कि वो अपने आप मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने माँ बाप को एक इज्जतदार जिंदगी देने का काम कर सकता है? बताइए साथियों। परंतु ये लोगों ने हमें उस लायक तक नहीं समझा। इन्होंने हमारा ध्यान भटकाने के लिए बोला कि हम मुफ्त में राशन देंगे और बड़े सीना चौड़ के बोलते हैं कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया। परंतु इनसे कोई पूछे कि अगर तुम्हें 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ी है, तो मतलब भारत की आधी से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे खड़ी है। साथियों, भारत की आधी से ज्यादा जनता आज बेरोजगार है, गरीबी रेखा से नीचे है, और इसकी भी कीमत हमारा गरीब भाई दे रहा है। इसकी भी कीमत ये सरकार अपनी जेब से निकाल कर नहीं, बल्कि विदेशी सरकारों से कर्जा लेकर यहाँ पे हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को खाना देने का काम कर रही है। इस फ्री स्कीम की कीमत, इस फ्री राशन स्कीम की कीमत साथियों 2 लाख करोड़ रुपए है। अब 2 लाख करोड़ रुपए तो ये भारत सरकार ने कमाए नहीं है, ये बाहर से कर्जा लेकर हमारी जनता को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। अब साथियों बताइए, जब ये कोई सरकार बाहर से कर्ज लेती है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? कौन भरेगा उसका हर्जाना? बताइए साथियों। अरे आप कहां से भरोगे भाई, आपके पास तो अपने पेट में रोटी डालने के लिए पैसे नहीं बचे, आपको तो इन्होंने नौकरी नहीं दी, तो आप कहां से दोगे? आप जानते हैं कि शहरों में जो मिडिल क्लास की जो सोसाइटीज हैं, जो लोग मिडिल क्लास में हैं, जो जॉब में लगे हैं, उनको 40% टैक्स देना पड़ता है। ये उनके पैसों से हर्जाना भरा जाएगा साथियों। अब उसके बाद इसकी कीमत आपको क्या चुकानी पड़ेगी? आपको क्या चुकानी पड़ेगी? आपको क्या मिलता है भाई? कितने का राशन मिलता होगा महीने का? 500, 1000 रुपए का राशन मिलता होगा। इससे ज्यादा तो राशन नहीं देते होंगे ना ये लोग। अब महीने का अगर 1000 रुपए का राशन आपको देंगे तो साल में कितना रुपया खर्चा इन्होंने आपके राशन पे? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। क्लास 4 की नौकरी अगर आपको बहन जी के समय में मिली थी तो उसमें कितना पैसा मिलता था?
कम से कम महीने का 20,000 रुपये। अगर 20,000 रुपये महीना मिलेगा तो साल का कम से कम 2.5 लाख रुपया कमाओगे ना। ये गुजराती लोग, ये गुजराती प्रधानमंत्री हमारी यहाँ की जनता को हाथ में 12,000 रुपये का राशन कमाते हैं और उनको 2.5 लाख का चूना लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इनसे कोई पूछे कि अगर यूपी और आप जैसे कि आज यहाँ बीएसपी की जनसभा में इतनी बड़ी संख्या में उमड़े बाहर निकल के आए हैं, हमें सुनने आए हैं, ऐसे ही और भी विपक्षी पार्टियां आप लोगों को अपनी अपनी मीटिंगों में बुलाने का काम करेंगी। परंतु मैं और विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करने से पहले हमारे बीच में जो बहरूपीय दुश्मन हमारे बीच में रहकर हमारे पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, मैं आपको उनसे सावधान और उनको पहचानने के लिए आपके लिए उनके बारे में 2 शब्द रखना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विपक्षी पार्टियां साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक गिरकर हमारे कैडर हमारे मूवमेंट को कमजोर करने के लिए किसी भी स्तर तक गिरकर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर सकती है। परंतु ये विपक्षी पार्टियां इतनी मजबूत नहीं कि हमारे समाज के लोगों पर सामने से आकर वार करें। ये उस टाइप के दुश्मन हैं जो हमारे लोगों के बीच में घुसकर एक बहरूपीय की तरह हमारे को अंदर से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इन बहरूपियों को कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचानेंगे ये बहरूपीय आपके असली दुश्मन हैं? क्योंकि साथियों, ये आपके बीच में रहकर आपके हकों की बात करेंगे, ये भी नीला पटका पहनेंगे, ये भी जय भीम के नारे लगाएंगे। परंतु साथियों, ये वहां पकड़े जाएंगे जब ये आपके हकों की बात कर आपके नेता की कमियां निकालना शुरू करते हैं। आपका असली नेता कौन? साथियों बताइए, आपके असली नेता कौन है? भाई साहब थोड़ा तेज बोलिए, दुश्मन के कानों में डर बैठना चाहिए, दिल में डर बैठना चाहिए नाम सुनकर। बताइए आपकी नेता कौन है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, जब आपके नेता की बात आएगी तो ये बोलेंगे कि भैया वो नेताजी की उम्र हो गई है, अब हम बनेंगे नेता। ये बहरूपीय पहले तो अपने आप को नेता बताएंगे, उसके बाद आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, फिर बोलेंगे कि देखिए बहुजन समाज पार्टी तो खतरे में है, हमें अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी जैसे लोगों के पार्टियों में डालने की जरूरत है। तो साथियों, जहां पर ये बहरूपिया आपके नेता की कमी निकालने की कोशिश करे, वहीं पे आपको समझ जाना है कि ये दुश्मन आपके बीच में बैठा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये दुश्मन, ये बहरूपिया किसी भी चीज का रूप, किसी भी कार्यकर्ता का रूप ले सकता है। ये आपके बीच में एक कार्यकर्ता बनकर आ सकता है, ये आपके बीच में एक पदाधिकारी बन के आ सकता है, ये आपका प्रत्याशी भी बनकर आ सकता है। परंतु आप लोगों को ध्यान रखना होगा साथियों, आपका रिश्ता इस मूवमेंट के साथ साथ बहन जी से है, तो आपका वोट सीधा हाथी पर जाना चाहिए और कहीं नहीं। साथियों, जो भी विरोधी, जो भी दुश्मन, जो भी बहरूपिया आपको अगर भटका कर इधर उधर करने की कोशिश करे, आपको सिर्फ 4 लाइनें दोहरानी है। मैं आपके साथ साथ वो 4 लाइनें दोहराना चाहूंगा। मैं पहले बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। पहली लाइन साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है, जो बहन जी के खिलाफ है, वो मानव साहब के खिलाफ है। जो बाबा साहब के खिलाफ है, वो बहुजन समाज के खिलाफ है, और जो बहुजन समाज के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है।
साथियों, ये बहरूपिये पिछले कुछ सालों से हमारे बीच में रहकर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक नई तकलीफ निकाली है। ये हमारे लोगों को बोलते हैं कि भाई हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, कि हाथी पिछले कुछ सालों से अपने ही किताबों के बोझ में दब रहा है। परंतु मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात ये अफवाह खत्म करना चाहता हूं। साथियों, हमारे जितने भी सच्चे कार्यकर्ताओं से मेरे को मिलने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात बोली है कि भैया ये किताब बोझ नहीं, ये किताब मेरी पार्टी, मेरे मूवमेंट, मेरे मान्यवर साहब की जिंदगी का संघर्ष, ये मेरे लिए कर्तव्य है कि मैं अपने तन मन धन से इस मूवमेंट को चलाने के लिए अपना जिंदगी, अपना पैसा लगाने को तैयार हूं। वो इस किताब को बोझ नहीं, कर्तव्य मानता है। साथियों, ये लोग वो हैं, ये लोग बहरूपिये वो हैं जो दूसरी पार्टियों से मिलकर, उनसे पैसा लेकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी पार्टी तो हमारे कार्यकर्ता के धन से चलती है। वो 10-10, 20-20, 100-100 रुपया चंदा इकट्ठा कर यहां पे आज ही नहीं बल्कि सालों साल से बीएसपी को पूरे देश में इलेक्शन लड़ाती आई है, और आज भी अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के चंदे से ही इलेक्शन लड़ रही है। परंतु ये विरोधी पार्टियां, दुश्मन की पार्टियां जो है, ये अपने कार्यकर्ता से नहीं, धरना सेठों के पैसों से चलती है। इसलिए इन लोगों के लिए बहुत आसान है कई सौ लोगों को खरीदकर हमारे समाज में बीच में बिठाने का काम करने का। आप लोगों को ध्यान रखना होगा साथियों कि ये जो दुश्मन है, ये हमारे समाज के लिए दीमक का काम करते हैं। ये हमें अंदर से कमजोर करने की, इन्होंने आपसे ये भी वादा किया था कि महंगाई रोकने का काम करेंगे। जब ये सत्ता में आए थे तो पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था, बताइए साथियों? 40, 50, 60 रुपया, 60 रुपया तेल हुआ करता था। आज क्या तेल है? आज 100 रुपया पार कर चुका है कि नहीं? अब इनसे पूछिए कि भाई तुम राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर में भी तेल चढ़ाना पड़ता होगा, क्यों भाई? अब वो क्या तेल हम अपनी किडनी से निकाल कर देंगे क्या? अब वो 100 रुपए का तेल नहीं महंगा दिखाई दे रहा है इन्हें? ये दो बात करते हैं कि हमने गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी है। आज हमने 80 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम किया है। परंतु उनसे पूछिए कि भाई 2014 में गैस सिलेंडर का क्या रेट था? 400 रुपया। आज आपको वो गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? 1100 रुपए पार कर चुका है ना गैस सिलेंडर। भाई साहब, ये आपसे गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हमने राम मंदिर बनाया, हमने बुलडोजर की सरकार चलाई है। पर हमारी जनता के जो मुद्दे हैं वो ये बात नहीं करेंगे। साथियों, ये मार्केटिंग के साथ साथ बहुत बड़े एक्टर भी हैं। वो तो कहते हैं ना कि भाई मंच पर आकर एक्टिंग भी बहुत जरूरी है, दिखना बहुत जरूरी है कि आप बहुत मजबूत हैं। तो इनकी एक्टिंग के बारे में मैं बताता हूं। ये भैया 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। इलेक्शन से पहले क्या बोलेंगे? एक दिन पहले अपनी पूरी पलटन को लगा देंगे, हर मीडिया आउटलेट पे खड़े हो जाएंगे इनके लोग और बोलेंगे प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनता की फिक्र करते हुए ये 1100 रुपए का सिलेंडर को 4 रुपया सस्ता कर दिया है। कभी कभार लगता है कि हमारा समाज इतना भी गरीब नहीं है। वो कभी कभार मन करता है हम अपने साथियों के साथ इनके घर चले और बताएं, भाई साहब ये लीजिए 4 रुपया रखिए अपने पास और वापस जाइए गुजरात, ये गद्दी छोड़िए, इसकी आपको जरूरत नहीं है। साथियों, इसी तरह यहां राज्य की सरकार भाजपा चला रही है और ये यहां पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं
वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये बताने में कि उनके यहां पर प्रदेश में कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, परंतु बेचारे चुपके से एक ऑर्डर पास करते हैं शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे एक ऑर्डर पास करते हैं कि भाई कल से लड़कियां यहां पर कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेगी शाम को 8 बजे के बाद, क्योंकि वो गारंटी नहीं ले सकते उनकी सुरक्षा की। अब जब ऐसे ऑर्डर पास करेंगे तो कहां से हम माने कि भैया आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बहुत चुस्त और तंदुरुस्त चल रहा है। ये वो ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो बहुत गर्व से बोलते हैं कि मेरी बुलडोजर की सरकार है, पर हकीकत तो ये है कि उस बुलडोजर से इन्होंने हमारे सभी साथियों के घर तोड़ने का काम किया है। यहां पे मेरे बैठे सभी गरीब साथी बता दीजिए, क्या उसी बुलडोजर से आपकी छत उखाड़ने का काम किया कि नहीं किया इन्होंने? साथियों, बुलडोजर तो बहन जी की सरकार में भी चला था, परंतु वो अपने गरीब लोगों का घर उजाड़ने के लिए नहीं, बल्कि गुंडों और माफियाओं के अवैध धंधे खत्म करने के लिए चलाए गए थे। साथियों, इन लोगों के पास ज्यादा कुछ आप लोगों को बताने को नहीं होगा, और अगर मैं इनकी विफलताएं गिनवाता रहूं तो यहां पे समय कम पड़ जाएगा। परंतु ये एक चीज को बहुत लेके खुश होते हैं, आप लोगों को बहुत चाव से बताते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में राम मंदिर बनाया है। पर अब इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया आप खड़े थे क्या फावड़ा लेके वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है, आपकी वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है। और नहीं आपने उसमें कोई पैसा डाला, वो पैसा भी यहां की जनता ने दिया है वो राम मंदिर बनाने के लिए। तो आप भाई किस बात का क्रेडिट खाते हैं यहां पे मंच पर आकर कि राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर हमने बनाया? क्रेडिट तो तब मिलेगा जब आप जनता के बीच में खड़े होकर बाबरी मस्जिद के लिए वकालत करेंगे और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने का भी काम करेंगे। साथियों, भाजपा सरकार से साल की 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई, पर अग्निवीर की योजना जरूर उन्होंने चलाई थी। उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ एक नया मजाक करा। उन्होंने बोला कि हम 4 साल की तुम्हें नौकरी देंगे, उसके बाद 25% लोगों को हम परमानेंट करेंगे, बाकी सब आप अपने हाल पे ढूंढ लीजिएगा। अब एक बात बताइए कि अगर किसी को आर्मी ट्रेनिंग देगी, उसके बाद वो बेचारे को बाहर निकालकर समाज में छोड़ देगी, न कमाने के लिए न खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसको लड़ाई झगड़ा तो आता है, उसे बंदूक चलाना तो आता है, परंतु उसे कमाना नहीं आता। ना आपने उसे कमाने का मौका दिया, ना आपने उसे कमाने का कोई अवसर दिया। ये योजना के तहत चलकर वो हमारे युवाओं को ट्रेन तो कर रहे हैं, पर वो आने वाले समय में हमारे समाज में ऐसे लोगों को हमारे युवाओं को मजबूर कर रहे हैं गुंडा और ये झगड़े फसाद करने के लिए। साथियों, अगर आप किसी को ट्रेन करोगे तो उसे रोजगार देना आपका फर्ज बनता है। आप भारत सरकार में बैठकर ये नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ 25% लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आपको 25% जनता ने वोट नहीं दिया था, भारत की सारी जनता ने वोट दिया था, सभी युवाओं ने वोट दिया था, तो सभी युवाओं का हक बनता है उस नौकरी पर। आपने इस युवा के साथ बताइए साथियों, अगर आपका पेपर लीक होता है तो सरकार को बहाना मिल जाता है वो नौकरियां रद्द करने का, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? बताइए। जब उन्हें नौकरी नहीं देनी होती तो वो पेपर लीक करते हैं। साथियों, खैर नौकरी ना देने का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अभी शिक्षा की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं साथियों कि सरकारी सर्वे बताता है कि आज सरकारी स्कूल्स में 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे ना अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना अंग्रेजी पढ़ पाते हैं।